हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास शुरू करने से पहले तो आपसे होमवर्क के बारे में पूछ लिया जाए, लेकिन मुझे लगता है अभी 10th का सिलेबस बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है, तो फिर भी आपका जो मेजर एक डाउट आता है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। पहले डाउट से शुरू करेंगे हम। जैसे हमारे हमेशा यही डाउट रहता है कि आखिर हार्मोन क्या होता है और हमारा एंजाइम क्या होता है। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी हुई होती है ना 9th-10th में, हमें पता नहीं होता है इनके बारे में कि आखिर हार्मोन क्या चीज़ होती है, एंजाइम क्या होती है, ये अलग है या सेम ही है। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनकी कुछ चीज़ें कॉमन है और कुछ चीज़ें जो है वो इनको एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है। अगर मैं इनकी कॉमन बात की बात करूँ तो ये दोनों किससे स्रावित होते हैं, ग्लैंड से, या फिर बात करें हम ग्रंथियों से। तो अब अगर एंजाइम के बारे में कहूँ तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, हमारा ग्लैंड या फिर ग्रंथि। ये तो हमने बात कर ली इसके श्रावण की, कि ये स्रावित कहाँ से होते हैं। अब अगर ये दोनों ग्रंथियों से स्रावित होते हैं तो फिर तो ये एक ही चीज़ होनी चाहिए कि जो हार्मोन है वही एंजाइम होना चाहिए। इनके नाम क्यों अलग अलग रखे हुए हैं? तो क्या होता है, जैसे अगर मैं हार्मोन को आपको समझाऊं तो जैसे ये क्या होते हैं, जैसे किसी ग्लैंड से स्रावित हुए, फिर इनका वही पर्टिकुलर वर्क नहीं होता, क्या होता है, इनका पूरे हमारे शरीर में या हमारी पूरी बॉडी में वर्क होता है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारी ग्रोथ होती है ना, मैं यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ये चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि जैसे हमारा जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना वो पूरी बॉडी पे वर्क करता है। कभी ऐसा तो नहीं होता, कुछ केस को छोड़ के, कि हमारे हाथों की साइज में कुछ डिफरेंस है या कोई हाथ इतना ही रह गया दूसरा वाला लंबा हो गया, ये सब जगह एक साथ या एक जैसा वर्क करता है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे हार्मोन होते हैं ना, इनका वर्क पूरी बॉडी में होता है, तो इनको दोनों हाथों तक पहुंचना होगा ना एक ही लेवल पे, तभी तो दोनों हाथों की लंबाई या हम कहें इनका साइज बराबर हो सकता है। तो अब अगर हार्मोन के बारे में हम लिखें दूसरा पॉइंट, तो ये क्या हो गया, पूरे शरीर में कार्य करते हैं। अब हमने कहा, जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा कि ग्रोथ हार्मोन का पूरे शरीर में वर्क होता है। अब अगर इसका पूरे शरीर में वर्क, हमने कहा कि जब हमारे पूरे शरीर में इसका वर्क है तो ये ऐसे, तो जैसे हमारी ग्रंथि से निकला और पूरे शरीर में नहीं जा सकता ना, तो इसको किसकी ज़रूरत होती है, हमारे पूरे शरीर तक सामान पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हमने पिछले हमारे टॉपिक में पढ़ा था, परिसंचरण तंत्र करता है। तो आखिर इससे अगर पूरे हमारे शरीर में जाना है तो ये किसकी हेल्प लेगा, हमारे परिसंचरण तंत्र की। मतलब ये किसकी सहायता से जाएगा, ब्लड की सहायता से। अब अगर हम बात करें कि ये सब जगह जा रहा है, ग्रोथ हार्मोन हमने एक एग्जाम्पल लिया है, तो अगर हम इसके जो इसका रियल वर्क होता है या ये वाकई में क्या काम करता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो हमारा कार्य क्या हो जाएगा कि जैसे हमारा माइंड पूरी बॉडी पे कंट्रोल करता है ना। अब जो चीज़ें हमारे माइंड के साथ मिलके जैसे कंट्रोल मांगती है कि हमारा जो न्यूरॉन्स या हमारा जो माइंड है, मस्तिष्क है, वो हमारी वृद्धि पे पूरी तरह कंट्रोल थोड़े ना कर सकता है। तो उन ऐसी जगहों पे जहाँ पे माइंड वर्क कम करता है या नहीं कर सकता, उन जगह पे वर्क कौन करता है, हमारा हार्मोन्स करते हैं, या हम इन्हें कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये हमारे हार्मोन से रिलेट करता है। मतलब ये जो सभी हमारे शरीर में हार्मोन होते हैं ना, जो हमारी ग्रोथ को, हम इन सब चीज़ों को मेंटेन रखते हैं, वो सब क्या होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा है, या अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला जो हमारा सिस्टम है, वो हमारे मस्तिष्क के साथ मिलकर क्या करता है, हमारी बॉडी को एकदम सही बनाए रखता है या मेंटेन रखता है हमारी बॉडी को। अब हम बात करें कि जब हमें इतना कह दिया हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है, तो इसके कार्य की हम बात करें तो मैं आपको एक टर्म बताती हूँ, समस्थापन। अब हम कहें कि समस्थापन होता क्या है, तो क्या होता है ना कि जैसे जो हमारा शरीर है ना, उसको हर चीज़ एक लेवल में चाहिए होती है। जैसे अगर हम बात करें हमारे ब्लड की, तो हम उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसे ही हर चीज़ हमारे शरीर में मेंटेन रहनी चाहिए, वो चाहे हमारा टेम्परेचर हो, चाहे हमारी बॉडी में वाटर लेवल हो, तो उन सब को जैसे मेंटेन रखने का जो कार्य होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, समस्थापन। तो अब हमारा मस्तिष्क भी तो इसमें वर्क करता है ना, हमें प्यास लग जाती है जब पानी की कमी होती है,
है, या फिर ऐसे जैसे हमें भूख लगती है तो हमें पता चल जाता है कि हमें कुछ खाना है। तो उसमें क्या होता है, इस समस्थापन जो प्रोसेस है ना, उसमें मस्तिष्क के साथ हमारी जो ये ग्रंथियां और ग्रंथियों से जुड़े हुए हार्मोन होते हैं ना, वो भी वर्क करते हैं। तो अगर मैं इसके कार्य की बात करूं तो क्या होगा, मस्तिष्क के साथ मिलकर शरीर समस्थापन। अब हम चलते हैं हमारे एंजाइम्स की तरफ। तो पहला पॉइंट तो ग्रंथि, ग्रंथि हमने देख लिया कि दोनों ही ग्रंथि से होते हैं। अब जहां मैंने दूसरी तरफ कहा कि इसका पूरे शरीर में कार्य होता है, वहीं एंजाइम्स भी ग्रंथियों से ही सीक्रेट होते हैं, लेकिन इनका कार्य जिस जगह इनका सीक्रेशन हो रहा है ना, वहीं पे ही होता है। जैसे हमने लार ग्रंथियों की बात की तो उसमें टाइलिन था, हमारा लारी एमाइलेज था, तो उसका हमारी बक्कल कैविटी में ही वर्क था ना। अगर हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा तो उनका वर्क कहाँ था, हमारे आमाशय या स्टमक में था, जठर ग्रंथियों का। तो इनका कार्य क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक जगह पर या जहाँ ये स्रावित हो रहे हैं वहीं पे होता है। तो इनके कार्य के बारे में लिखेंगे, कार्य किसी विशेष स्थान पर। अब ये हो गया। अब हम कहें कि जब इनका कार्य ज़्यादा दूरी पे है ही नहीं तो इनको ब्लड सर्कुलेशन की थोड़ी ना जरूरत पड़ेगी। हमारी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है वो हमारे मुंह में ही है, मुंह में इन्हीं का काम है, तो उनको मुंह में ही सिक्रीट करना, तो उसके लिए पूरी बॉडी में घूमने की कहाँ ज़रूरत है। तो इनको ब्लड सर्कुलेशन या परिसंचरण तंत्र की मदद की ज़रूरत नहीं है ना। तो तीसरा हम लिखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन की सहायता नहीं। अब अगर हम इसके कार्य की बात करें और अगर हम मानव की बात करें तो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ना, वो मेनली एंजाइम हम इसलिए यूज करते हैं कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी गति को ज़्यादा करने या उसकी गति को कम करने के लिए जिस उत्प्रेरक का हम हेल्प लेते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं बायोकेमिकल में। अब अगर हम हमारे शरीर में बात करें तो एंजाइम कहाँ वर्क कर रहे हैं, हम इतने देर से तो 2 दिनों से हम पाचन 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 पढ़ रहे हैं, मतलब ये मेटाबॉलिज्म में वर्क कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब हमारे यहाँ का कार्य क्या हो जाएगा, इसका मेटाबॉलिज्म। अब इनको बताने का रीज़न ये रहता है कि जैसे हम कई बार इनमें कन्फ्यूजन रहता है हमें, जैसे हार्मोन को हम एंजाइम समझ लेते हैं, एंजाइम को हम हार्मोन समझ लेते हैं। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर हम बायो ऐसा सब्जेक्ट है, शुरू से इसको पढ़ते चलेंगे ना, जो इसका बेसिक होगा, तभी हमें आगे जाके कंसेप्ट्स क्लियर रहते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम भी जल्दीबाजी में इधर उधर बोल दें। तो अभी आप तो 10th के स्टूडेंट हो, तो आपके इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा 10th क्लास में, क्योंकि आप तो लिखा हुआ याद करते हैं। लेकिन अभी से अगर हमारे कंसेप्ट इन चीज़ों को लेके गलत हो गए तो फिर वो आगे गलत ही रहते हैं। जैसे मेरे को 10th में नहीं पता था कि एंजाइम क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, तो अभी भी मेरे बोलने में एंजाइम की जगह हार्मोन आता है, हार्मोन की जगह एंजाइम आता है। लेकिन अब मुझे इनके बीच का डिफरेंस पता है। तो आपके लिए बेटर यही है कि आप इस डिफरेंस को शुरुआत जब आप कर रहे हैं पढ़ाई की तभी से बना के रखें। तो ये आप इस चीज़ को लिख सकते हैं ताकि आप कभी इनमें कंफ्यूज ना हो। अब इससे आगे हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमारे आमाशय के पाचन तक पढ़ लिया था। अब आमाशय और अगर हम हमारे माउथ की बात करें तो ये हमारी पाचन प्रक्रिया में इतनी तो हेल्प नहीं करते। जैसे हेल्प तो है इनकी, हम कहें आमाशय की, तो वो क्या करता है, भोजन को 4-5 घंटे रखता है। कुछ भोजन हमारा सॉफ्ट भी होता है, मतलब अब पाचन में ज़्यादा इजी हो सकता है वर्क। लेकिन जो मेन हमारा डाइजेस्टिव वर्क है, जो हमारा मेन पाचन है, वो कहाँ पे होता है, वो होता है हमारी आंत्र में। तो आज हम पढ़ेंगे आंत्र में पाचन। अगर हम आंत्र की बात करें तो जो आंत्र में भी कहाँ होता है, छोटी आंत्र के पहले भाग में, यानी डियोडेनम,
या फिर हम कहें गृहिणी। अगर मैं यहाँ किसी चीज़ की हिंदी लिख रही हूँ तो आप उसको क्रॉस चेक ज़रूर करें। हमें लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए, फिर चाहे वो हमें इंग्लिश में रहे या हिंदी में रहे। तो अगर आपको इंग्लिश में याद रहती है तो बहुत अच्छा है, आपके आगे जाके अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें बहुत हेल्पफुल है। और हमारे टीचर्स कोई मार्क्स कट नहीं करते इंग्लिश लिखने का। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में अभी नहीं याद रह रहा है तो आप क्या करें, इनकी हिंदी सर्च कर लें और फिर आप उसे हिंदी में याद रखें। जब आपके पास बुक्स आ जाएगी तो अगर आप उनको वर्क को देख के उनकी हिंदी को देखेंगे तो आपको हिंदी में भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब छोटी आंत्र के पहले भाग की हमने बात की, तो यहाँ पे हमने कल क्या कहा था कि जो हमारा यकृत है उसका पित्त रस भी यहाँ आ रहा है, हमारे अग्नाशय के जो एंजाइम है वो भी यहाँ आ रहे हैं, या फिर इसकी खुद की जो भित्ति है उससे जो एंजाइम है वो भी यहाँ आ रहे हैं। तो पित्त का तो हमने वर्क पढ़ लिया था, वहीं पे हमारे यकृत के साथ ये कि ये क्या करता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है या उसका इमल्सीकरण करता है। अब अगर हम बात करें तो हम शुरुआत करेंगे हमारे अग्नाशय के एंजाइम्स की, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ के सारे एंजाइम्स में पहले लिख दूंगी कि कौन कौन से एंजाइम वर्क में आने वाले हैं, फिर उसके बाद में हम उनको पढ़ेंगे। तो अग्नाशय की बात करूँ तो अग्नाशय के एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज और लास्ट है हमारा न्यूक्लिएज। अब पहला तो हमें ये एंजाइम, जैसे कि मैंने कल इनका वर्क बताया तो था, लेकिन आपको अगर वो वर्क इनका नहीं याद है ना तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो पहले तीन की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था ये किस में काम आते हैं, प्रोटीन के पाचन में। अब एमाइलेज तो हम माउथ में भी पढ़ चुके हैं ना, तो वहाँ भी अगर ये स्टार्च के पाचन में था ना, तो यहाँ पर भी एक काई में है स्टार्च के पाचन में, और ये किसके पाचन में है, प्रोटीन के पाचन में। वहीं अगर मैं लाइपेज की बात करूं तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, हमारे स्टमक या आमाशय में। ये किसके पाचन में था, वसा के पाचन में। और लास्ट हमारा न्यूक्लिएज है, तो ये किसके पाचन में होता है, जो हमारे डीएनए और आरएनए होते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड जो हमारे होते हैं उनके पाचन में ये वर्क करता है। अब हम शुरू से इनके काम देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ट्रिप्सिनोजन की, तो सबसे पहले मैं ट्रिप्सिनोजन ही लिख देती हूँ। ट्रिप्सिनोजन जो है हमारा वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, या फिर ये अभी कार्य नहीं कर सकता, या कार्यशील फॉर्म में ये नहीं है, मतलब अभी ये वर्क नहीं कर सकता। एक्टिव और इनएक्टिव का तो मतलब हमें पता है कि एक तो कार्य कर सकता है, एक कार्य नहीं कर सकता। तो इनएक्टिव का मतलब कार्य नहीं कर सकता। अब हमें तो इससे कार्य करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्टिव में चेंज करेंगे। अब एक्टिव में चेंज करने के लिए कल मैंने जब आपको बताया था कि जो आंत्र की भित्ति से जो स्राव होते हैं उसमें मैंने एंटेरोकाइनेज आपको बताया था। तो उस एंटेरोकाइनेज के लिए मैंने कहा था कि वो क्या करता है, हमारा जो अग्नाशय है ना उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स को, एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिव करता है। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ ये इनएक्टिव फॉर्म में है, तो आगे क्या होगा, हमारा वर्क किया एंटेरोकाइनेज ने और इसको बदल दिया ट्रिप्सिन में। अब ये हमारे यूज में आ जाएगा, यानी प्रोटीन के पाचन में आ जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ काइमोट्रिप्सिनोजन की, तो ये भी किस में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, काइमोट्रिप्सिनोजन। अब जो हमारा काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम है ना, इस पे हमारा एंटेरोकाइनेज वर्क ना करके कौन वर्क करता है, हमारा ट्रिप्सिन। मतलब ट्रिप्सिन एंटेरोकाइनेज की हेल्प से बन चुका है। अब वो काइमोट्रिप्सिनोजन जो है उसको किस में बदलेगा, काइमोट्रिप्सिन में।
और बाकी सब जो है वो पहले से एक्टिव फॉर्म में है। इन दोनों को हमने क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। वहीं बात करूं कि अगर हमारी आंत्र की पीएच की मैं बात करूं तो इसकी पीएच होती है 7.8, यानी ये जितना भी वर्क हो रहा है वो 7.8 पीएच पे हो रहा है। अगर हम बात करें हमारे एंजाइम्स की तो इनकी पीएच, इनका टेम्परेचर, ये सब इनको एकदम सही चाहिए होता है, वरना इनके वर्क में या तो कमी आ जाती है या कमी ही आती है अगर इनको सही माहौल नहीं मिले तो ये तो हमने पहले पढ़ लिया कि हमने इन्हें एक्टिव कर लिया। अब इनकी जो हम कहें कि प्रोसेस है ना, उसको हम थोड़ा इजीली पढ़ेंगे। कैसे? जैसे फर्स्ट आपने देखा कि स्टमक में वो पेप्टोन्स में चेंज हो रहे थे, प्रोटीओज में चेंज हो रहे थे, और साथ में कुछ प्रोटीन बचा हुआ भी है। तो उन सब की अगर हम बात करें तो अब जो भी चीज़ें हमारे बची हुई है ना प्रोटीन के लिए, ये दोनों जो स्टमक में टूट गए थे तब बच गए। प्रोटीन हमारा जो बचा हुआ है वो पहले से है, उन पे वर्क कौन करेगा? हमारा ट्रिप्सिन, क्योंकि ये अब एक्टिव हो चुका है। दूसरा आ गया काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये तीनों वर्क करेंगे और इसे किस में बदल देंगे? डाईपेप्टाइड। अभी ये जो डाईपेप्टाइड है ना वो भी इसकी सिंपल फॉर्म नहीं है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये जो तीनों वर्क कर रहे हैं 7.8 पीएच पे, और इसको थोड़ी इससे सरल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, और वो कौन सी है? हमारा डाईपेप्टाइड। अब यहाँ तो इन तीनों का वर्क हम पढ़ चुके हैं। उसके आगे अगर हम बात करें हमारे एमाइलेज की, एमाइलेज की हम बात करें तो ये भी किसके पाचन में वर्क करता है? स्टार्च के। अब स्टार्च में मैंने आपको कह दिया था माउथ में 30% स्टार्च का पाचन होता है, तो बच कितनी गई? 70%। उस पे कौन वर्क कर रहा है? एमाइलेज। और ये इसको चेंज कर देगा डाइसेकेराइड में। अब मैं आपको यहाँ कहूँ तो वहाँ तो हमने सिर्फ यहाँ डाइसेकेराइड की जगह माल्टोज लिखा था। यहाँ डाइसेकेराइड लिखने का रीज़न ये है कि यहाँ सिर्फ माल्टोज नहीं बनता है, माल्टोज के अलावा भी डाइसेकेराइड होते हैं जो बनते हैं, इसलिए हम यहाँ डाइसेकेराइड लिखेंगे। अब हम देखते हैं बनते कौन कौन से हैं। पहला तो हमारा माल्टोज ही हो गया, दूसरा हमारा हो गया सुक्रोज, और फिर तीसरा हमारा हो गया लेक्टोज। तो ये तीनों यहाँ डाइसेकेराइड के रूप में बन रहे हैं। तो एमाइलेज की बात करें तो वहाँ पीएच 6.8 थी, यानी स्लाइट एसिडिक पीएच थी, या हम कहें कि कम एसिडिक पीएच थी। वहीं अगर हम यहाँ बात करें तो ये बेसिक पीएच पे वर्क करा। अगर आपको पीएच के बारे में भी नहीं पता तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पीएच 0 से चालू होती है, 7 तक जाती है, वहाँ तक ये रहती है अम्लीय, और 7 से 14 तक रहती है क्षारीय। अगर हम 7 की बात करें तो यहाँ पे ये क्या रहती है? उदासीन। अगर ये हमें इतनी चीज़ याद है तो हम क्षारीय और अम्लीय लिखने में गलती नहीं करेंगे, और इतना ही हमें याद रहना चाहिए। अगर हमारे कोर्स में नहीं है और है तो आपको पूरा याद रखना है। अब ये तो एमाइलेज का वर्क हो गया। बाद में बात करें हम लाइपेज के वर्क की, तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। जो हमारे स्टमक में लाइपेज का वर्क है वही यहाँ पे इसका वर्क होगा, और वही इसके एंड प्रोडक्ट बनेंगे। तो लाइपेज किस पे वर्क करता है? वसा पे। वसा पे वर्क किया लाइपेज ने, और उसको तोड़ दिया ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। अगर हम बात करें इसकी तो वसा का पाचन है, उसका एंड यही है, इससे आगे इसका और कोई डाइजेशन नहीं होगा। ये लास्ट लाइपेज का वर्क। इसके बीच में भी कई स्टेज है लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, जितना ये डायरेक्ट ही दिया हुआ है तो हमें भी डायरेक्ट ही याद रखना है। अब अगर हम बात करें न्यूक्लिएज की, तो न्यूक्लिएज क्या करता है? जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है ना, या मैं डीएनए आरएनए लिख दूँ ज़्यादा इजी के लिए, उनको क्या करता है न्यूक्लिएज?
न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइड में तोड़ देता है। अब अगर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये साथ में मिलके हमारे डीएनए या आरएनए का निर्माण करते हैं। तो हमें इसका सिर्फ नाम ही याद रखना है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं याद रखना। अब इनमें क्या होता है, जैसे न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है ना, उससे फास्फोरस ग्रुप ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि आपको इनका नाम याद रखना है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे तो हम इनके सारे कार्य पढ़ चुके हैं ना, अग्नाशय से जो हमारे एंजाइम जुड़े हुए हैं उनके हमने सारे कार्य पढ़ लिए हैं। अब अगर हम बात करें कि जैसे फैट का, तो हमने कह दिया कि इसका पूर्णतः पाचन हो चुका है। लेकिन जो हमारा प्रोटीन है, जो हमारा स्टार्च है और जो न्यूक्लिक एसिड है, उनका तो अभी पाचन नहीं हुआ है ना। तो उनमें कौन वर्क करते हैं, हमारी आंत्र से जो एंजाइम स्रावित हो रहे हैं ना, वो वर्क करते हैं। अब पहला हम लिखें, आंत्र से स्रावित कौन कौन से एंजाइम है। तो अगर हम प्रोटीन के लिए लिखना चाहें तो है डाइपेप्टिडेज। वहीं अगर हम लिखना चाहें हमारे स्टार्च के लिए, तो उसके लिए अलग अलग है, जैसे माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। वहीं न्यूक्लियोसाइड के लिए न्यूक्लियोसाइडेज व न्यूक्लियोटाइड के लिए न्यूक्लियोटाइडेज। ये तो सारे एंजाइम हो गए जो वर्क कर रहे हैं। अब हम इनके वर्क को देखेंगे। तो हमने अग्नाशय वाले एंजाइम्स का जब वर्क देखा था तो प्रोटीन का लास्ट क्या बना था, डाइपेप्टाइड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डाइपेप्टाइड। और उस पे वर्क कौन करेगा, मैं पहले यहाँ इनको मार्क कर देती हूँ, कौन किस पे वर्क करेगा। ये वर्क करेगा हमारा प्रोटीन, ये वर्क करेंगे स्टार्च, और ये वर्क करेंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पे। तो यहाँ डाइपेप्टाइड नाम से हमें याद रह जाएगा कि डाइपेप्टिडेज वर्क करेगा। तो यहाँ लिख देती हूँ डाइपेप्टिडेज। अगर हम इनकी पीएच की बात करें तो आंत्र में पीएच 7.8 ही रहेगी, चाहे वो कोई सी भी हम रिएक्शन अभी लिख रहे हैं सब आंत्र में हो रही है। तो पीएच हमें इनके नीचे 7.8 ही लिखनी है सबके। तो डाइपेप्टिडेज ने अगर वर्क किया तो ये किस में चेंज हुआ, एमिनो एसिड। ये इसकी फाइनल फॉर्म है जो एब्जॉर्ब होगी, मतलब इसका पाचन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें हमारे स्टार्च के पाचन की, तो उसमें क्या क्या बना था, माल्टोज, सुक्रोज और लास्ट क्या था, लैक्टोज। अब इनके एंजाइम हम इनके नाम से ही सोच सकते हैं कि क्या होंगे। माल्टोज की हम बात करें तो क्या है, माल्टेज। सुक्रोज की हम बात करें तो सुक्रेज, और लैक्टोज में लैक्टेज। अब इनके वर्क के बाद में क्या होगा, जो हमारा माल्टोज होगा वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। ये सब चीज़ें हमें याद रखने वाली होती है। माल्टोज किस में टूटता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। वहीं अगर हम सुक्रोज की बात करें तो ये टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। और अगर हम बात करें हमारे लैक्टोज की तो ये टूटता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ये हो गया हमारा स्टार्च का पाचन कंप्लीट। अब ये फाइनल उस फॉर्म में आ चुके हैं कि हम इन्हें क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब उसके आगे अगर हम बात करें तो दो हमारे एंजाइम अभी और बच चुके हैं, वो कौन से हैं, न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज। तो जब हमने डीएनए और आरएनए को तोड़ा तो क्या बना, न्यूक्लियोसाइड और बना न्यूक्लियोटाइड। इन पे इनके एंजाइम ने वर्क किया, न्यूक्लियोसाइडेज, और इस पे वर्क किया न्यूक्लियोटाइडेज। तो ये भी क्या आ जाएंगे अपनी सिंपल फॉर्म में।
इनकी सिंपल फॉर्म शायद आपके दी हुई नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ये याद ही रखना है कि ये भी लास्ट में क्या होगा, जैसे ये सुगर्स हैं और ये जैसे नाइट्रोजनी क्षारक हैं उनसे मिलके बने होते हैं ना, तो ये भी किस में चले जाएंगे, अपनी सिंपल फॉर्म में चले जाएंगे। अब ये तो हमारा ये पाचन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कि कैसे कैसे पाचन होता है, लेकिन इतना लंबा पाचन है तो आपको इसको जैसे इतनी थ्योरी के साथ नहीं लिखना है, आपको इसे एक लाइन में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। और वहीं अगर आप एंजाइम्स को जैसे प्रोटीन वालों को एक साथ लिखेंगे, अगर हम फैट की बात करें तो उनको एक साथ लिखेंगे तो ज़्यादा इजी याद रहता है ये। अगर मैं पूरे पाचन को कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है उसको एक साथ समझाऊं तो वो कैसे होगा, जैसे पहले हम हमारा डायग्राम भी साथ में बना लेते हैं। ये हो गया माउथ, फिर ये आ गया हमारा ईसोफेगस, उसके बाद में हम कहाँ जा रहे हैं, स्टमक में, ये हमारा हो गया डिओडेनम, और उसके बाद में छोटी आंत्र कंप्लीट हो चुकी, यहाँ पे आ गया सिक्कम, कोलोन, और लास्ट में आ गया हमारा रेक्टम। इनके हिंदी नाम आपको अपने कोर्स से देख लेने हैं। अब मैं शुरुआत करती हूँ कि जैसे मैंने ग्लैंड्स वगैरह नहीं बनाई है, हम सिर्फ इनके पाचन के बारे में इधर लिखेंगे कि कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा। अब पहला हम शुरुआत करते हैं हमारे माउथ से। तो माउथ में तो पाचन होता है ना, हमने टाइलिन या लारिया एमाइलेज पढ़ा है, तो माउथ में पाचन हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टार्च, माल्टोज में लारिये एमाइलेज, ये हो गया। अब यहाँ पे तो इतना ही हो रहा है ना, पीएच की हम बात करें तो कितनी है, 6.8। तो पाचन की बात करें तो हमें यहाँ इतना ही याद रखना है कि जो हमारा स्टार्च है वो टूट रहा है माल्टोज में, और पीएच 6.8 चाहिए, और जो एंजाइम वर्क कर रहा है वो है लारिया एमाइलेज। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो ये 30% स्टार्च है यहाँ पे। उसके बाद में दूसरी स्ट्रक्चर क्या आती है हमारी, फेरिंग्स और ईसोफेगस। अगर इनके हिंदी नाम कहूँ तो ये तो हमारा हो गया ग्रसनी, और ये हमारा हो गया ग्रासनाल। हिंदी नाम आपको वापस चेक कर लेने हैं कि ये सही है या नहीं है। तो हमने कहा फेरिंग्स और हमारा ईसोफेगस। यहाँ की हम बात करें तो यहाँ हमने कोई पाचन पढ़ा नहीं और यहाँ कोई पाचन होता भी नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, पाचन नहीं होता है। अब ईसोफेगस के आगे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हमने यहाँ एक स्फिंक्टर पढ़ा था ना, मसल से बना हुआ होता है, और उसका वर्क क्या होता है कि ये फूड को वापस नहीं जाने देता। तो यहाँ उसको हम कह क्या रहे थे, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ओ सॉरी कार्डियक स्फिंक्टर। और इसका वर्क क्या है, ये फूड को वापस नहीं जाने दे रहा। अब अगर हम चले गए हमारे आमाशय में, हमने इस स्फिंक्टर को क्रॉस कर लिया है, हमारी ग्रासनाल से हम आगे बढ़ चुके हैं, हमारे आमाशय में आ चुके हैं। तो आमाशय की अगर हम बात करें तो यहाँ तो पाचन होता है ना, कौन कौन से एंजाइम थे यहाँ पे, पेप्सिन प्लस लाइपेज। वहीं HCl क्या कर रहा था, 1.8 pH दे रहा था। जब आप इसे ऐसे लिखे तो इन दोनों के वर्क भी यहाँ आपको लिखने एंजाइम्स के साथ, ताकि एक समरी बन जाए आपके लिए कि आखिर कितने एंजाइम और उनका वर्क क्या है। अब हमने क्या किया, हम निकल गए हमारे स्टमक से बाहर और हम हमारी छोटी आंत्र की तरफ आ गए। तो यहाँ फिर से एक स्फिंक्टर मैंने आपको बताया था, वो था पाइलोरिक।
अब इसका वर्क क्या है कि जैसे जो हमारा फूड है ना वो स्टमक से एक साथ हमारी छोटी आंत्र में नहीं आता, वो थोड़े थोड़े भागों में आता है। तो ये जो हमारा स्फिंक्टर है ये क्या वर्क करता है, उसको थोड़े थोड़े भागों में आने में हेल्प करता है। तो ये तो हम यहाँ डायग्राम में ही देख लेंगे, इनके वर्क वापस हमें सिर्फ रिवाइज करने हैं। अब अगर हम हमारी छोटी आंत्र की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, पाचन प्रक्रिया हो रही है। और इसकी प्रोसेस तो हमने अभी पढ़ी है तो हमें याद भी होगी, लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमें समरी बनानी है इसकी तो उसे हमें एक साथ यहाँ जितने भी हमने एंजाइम्स पढ़े हैं उनके वर्क पढ़े हैं वो लिखने हैं। पहले आपको जो हमारे एंजाइम्स अग्नाशय से रिलेट करते हैं या हमारे पेनक्रियाज से रिलेट करते हैं उनके बारे में लिखना है, और फिर हमें क्या लिखना है, जो हमारी आंत्र से रिलेट करते हैं उनके बारे में लिखना है। अगर मैं पीएच की बात करूं तो यहाँ पे होती है 7.8, यहाँ पे कितनी थी 6.8, फिर आ गई 1.8, फिर आ गई 7.8। एसिडिक बेसिक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। फिर अगर हम इसके बचे हुए दो भाग की बात करें, यानी हमारे जेजुनम और इलियम, तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन। ये क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, या फूड अब कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में जाता है। फिर अगर मैं बड़ी आंत्र की बात करूं तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई एब्जॉर्प्शन या पाचन नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा H2O का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और H2O का एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, ताकि जो हमारा फिकस है वो किस फॉर्म में आ सके, सॉलिड फॉर्म में आ सके। तो बड़ी आंत्र का सिर्फ इतना ही काम है। हमें ये सारे एंजाइम्स मैंने यहाँ लिखे नहीं है क्योंकि वापस नहीं लिखे जा सकते। आपको जो मैंने अभी पढ़ाए हैं वो सबको लाइन से यहाँ लिखना है ताकि एक समरी आपके लिए बन जाए और आपको उतना पूरा वापस ना पढ़ना पड़े। इससे ज़्यादा इसकी पीएच के साथ आपको लिखना है तो वो तो आप यहाँ जो जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती है यहाँ ऐड कर सकते हैं आप उनको, लेकिन आपको इनको हमेशा समरी की फॉर्म में लिखना है। मतलब हमें हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करके पढ़ना है। ये तो हमारा कि पाचन कंप्लीट हो चुका, हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। अब यहाँ बात करें, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो हमारी सिक्कम है वहाँ पे पाई जाती है परिसेसिका या अपेंडिक्स इसे कहते हैं। इसको हमें सिर्फ याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है सिक्कम से रिलेटेड, तो परिसेसिका हमें याद रखना है। वहीं जिस वाल्व से या है ना, जैसे हमारी छोटी आंत्र जो खुल रही है हमारी बड़ी आंत्र में, उस वाल्व को हम क्या कहते हैं, इलियो सिक्कल वाल्व। अब इसको इलियोसिकल कहने के पीछे क्या रीजन है कि यहाँ जो छोटी आंत्र का लास्ट पार्ट है वो क्या है, हमारा इलियम है। क्योंकि जो उसका थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था, जब हमने शुरू में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, इलियम पढ़ा था। वहीं अगर हम बड़ी आंत्र के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो वो क्या होता है, सिक्कम होता है। और हम कहें कि हम बड़ी आंत्र को ऐसे क्यों बनाते हैं, तो ये इसीलिए होता है कि फिकस को क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोर किया जाता है, या वेस्ट जो हमारा अब बच चुका है उसको यहाँ क्या करते हैं, इनमें स्टोर करते हैं। अब ये तो हमारी आंत्र के बारे में, इसकी संरचना जो है, इसमें पाचन जो है वो सब कुछ हो चुका, लेकिन हम ये पाचन कर क्यों रहे हैं उसके बारे में तो पढ़ना अभी बाकी है। तो अब हम बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन के बारे में मैं कहूँ तो मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ कि जो छोटी आंत्र का पहला भाग होता है वहाँ पाचन कंप्लीट होता है, और जो बचे दो भाग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। यानी ये कहाँ होता है, जेजुनम इलियम, या फिर हम कहें छोटी आंत्र के ही तो पार्ट है ना ये, छोटी आंत्र में।
अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारी छोटी आंत्र होती है वो खुद को बदलती कैसे है। जैसे एक एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि कोई सरफेस सीधी सीधी है और उसके जैसे उसके पास में फ्लूइड है या कोई द्रव्य है, तो अगर वो सरफेस सीधी सीधी है तो कितना कम फ्लूइड उसके कांटेक्ट में रहेगा ना। वहीं अगर हम उस सरफेस को थोड़ा सा चेंज कर दें, उसमें बदलाव कर दें या फिर उसको इस तरीके से कर दें, तो अब वो सरफेस जो है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ रहा है ना यहाँ पे, तो इस सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, ज़्यादा फ्लूइड इसके कांटेक्ट में रहेगा। तो यही जो चीज़ है वो हमारी छोटी आंत्र में काम करती है कि जैसे हम जितना फ्लूइड इसके कांटेक्ट में रखेंगे या जितना हमने फूड खाया वो जितना ज़्यादा इसके कांटेक्ट में आ सकता है उतना है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ना। तो इसमें भी क्या करते हैं, सरफेस एरिया को या जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इसको भी ऐसे घुमाया जाता है या ऐसे ये हमारे शरीर में पाई जाती है। तो पहला तो हम क्या लिख देंगे, एब्जॉर्प्शन के लिए छोटी आंत्र में बदलाव पाए जाते हैं। पहला तो हमारा बदलाव हो गया कि जो मैंने ये कहा, छोटी आंत्र की भित्ति वलन के रूप में रहती है। ये देख लिए ना, इनको वलन कहते हैं, मतलब ये जो ऐसे मुड़ी हुई है ना उस चीज़ को हम वलन कहते हैं। अब दूसरी हम बात करें तो इन पे क्या होता है, जैसे हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। अब अगर हम माइक्रोविलाई की बात करें तो जैसे ये तो हो गई हमारी वलय, फिर उसके ऊपर भी माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। तो सरफेस एरिया और ज़्यादा बढ़ गया ना, इनके बीच में कितनी जगह हो गई अब, तो ये इतने ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे हमारे फूड के, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो अगर हम दूसरे बदलाव की बात करें तो वो क्या है, माइक्रोविली की उपस्थिति। जो हमारे माइक्रोविली है या फिर जो हमारी भित्ति में वलन है वो किस लिए है, वो हमें क्या करना है, सरफेस एरिया बढ़ाना है। सरफेस एरिया या जो हमारा है पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पृष्ठ क्षेत्रफल हमें बढ़ाना क्यों है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड इनके कांटेक्ट में आए। ये तो यहाँ पे इसमें जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में बात हो गई। अब हम कहें कि ठीक है हमने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, तो फूड जो होता है हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है ना, और अगर हम इनकी बात करें तो ये इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को जैसे पहले जितना था ना, ये सीधा होने पे मुड़ने के बाद वो उसका कितना हो गया, 600 गुना हो गया, 600 गुना सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया इतना बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन भी तो ज़्यादा होगा ना। अब ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो भी अलग अलग होता है। जैसे अगर हम हमारी फैट की बात करें तो उसमें थोड़ा सा अलग पाया जाता है। तो जो हमने हमारे माइक्रोविली या जो हमने इनके वलन कहे ना, इनमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है ना वो क्या करती है, यहाँ अंदर तक एंटर कर जाती है। ब्लड वेसल्स हमने मान ली, और उसके साथ लिम्फ के बारे में भी हमने पढ़ा था ना। तो ये तो लसिका केसिका हो गई और ये हमारी ब्लड के लिए हो गई। अब ये दोनों यहाँ क्यों पाई जाती है, तो जैसे हमारे प्रोटीन स्टार्च की सिंपल फॉर्म्स की बात करें हम, प्रोटीन स्टार्च सिंपल फॉर्म जो डाइजेशन के बाद में हमने पढ़ी थी, इसके लिए हमने पढ़ा था अमाइनो एसिड, और इसके लिए हमने जो अलग अलग इसकी पढ़ी थी उन सब के बारे में। वो तो किसके थ्रू होंगे, ब्लड के थ्रू अब्जॉर्ब। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट कि जो हमारा प्रोटीन स्टार्च है उसको ब्लड चाहिए एब्जॉर्ब होने के लिए। अगर हम बात करें हमारे फैट की, तो फैट हमारा लिम्फेटिक सिस्टम से एब्जॉर्ब होता है।
अब लिम्फ लास्ट में जाके ब्लड में मिलती तो है, लेकिन ये कुछ इसके रीजन्स होते हैं कि ये यहाँ से सीधे ब्लड में नहीं जा पाता, पहले से जाना होता है लसिका में। तो हमें ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि कौन कहाँ पे जा रहा है। तो एब्जॉर्प्शन के बारे में हमारे इतना ही दिया हुआ है कि हमारी छोटी आंत्र में बदलाव क्या है, और फिर हमारा जो प्रोटीन स्टार्च का एब्जॉर्प्शन है या हमारी फैट का एब्जॉर्प्शन है। अब लास्ट में बात करें कि फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है तो इसका वर्क क्या है। वर्क तो इसका एनर्जी देना है। जब हमने पहले कहा था हमारे शरीर की क्रियाओं को बनाए रखने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारे फूड से मिलती है। हमारी बॉडी जो बिल्ड हो रही है उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारे फूड से मिलती है। या फिर कोई हमें डैमेज हो रहा है उसको सही करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती है वो कहाँ से मिल रही है, हमें हमारे फूड से मिल रही है। तो अगर हम बात करें समांगीकरण या इसके यूज की, तो हमें फूड से क्या मिलता है, एनर्जी। एनर्जी मिलती है ना। जब आपको परिसंचरण पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो हमें ऊर्जा मिल रही है उसके लिए जो मैंने यहाँ मैकेनिज्म या नीचे जो लिखा था वो आप लोगों को पता है, तो उसको वापस रिकॉल करना है अगर हमें नहीं याद है कि हमें एनर्जी इससे कैसे मिल रही है। अब हमने जो ग्लूकोज वगैरह लिया है ना, ये और भी आगे टूटेंगे और इनसे क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। एटीपी जो है वो क्या है, हमारी एनर्जी की फॉर्म है। या तो हम उसी टाइम इनसे एनर्जी ले लेंगे या फिर इन्हें क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। स्टोर करने के बारे में मैंने आपको यकृत में पढ़ाया था कि ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। अब अगर हम उसके बाद में बात करें तो ये कहाँ हेल्प करते हैं, टिश्यू ग्रोथ या हम कहें बॉडी ग्रोथ। बिना फूड तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, तो बॉडी ग्रोथ कहाँ से करेगी। तो अगर हम फूड के कार्य की बात करें तो ये क्या करता है, बॉडी ग्रोथ में वर्क करता है। और लास्ट ये क्या करता है, रिपेयर में वर्क करता है। तो ये हमारे फूड को हमने जो इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस पढ़ी है उसका आखिर में यूज ये है कि हमें वर्क करने की एनर्जी मिल रही है। हमारी जो बॉडी जैसी है वो हमारे फूड की वजह से है, या हमें जो चोट वोट लग गई तो वो सही किसकी वजह से हो रही है, हमारे फूड की वजह से। तो ये हमारा जो पाचन तंत्र है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई चीज़ आपको इतनी सी भी कंफ्यूजिंग लग रही है तो आप वापस पूछ सकते हैं, मैं वापस पूरा क्लियर कर दूंगी। बाकी तो अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। अगर इसके क्वेश्चंस की बात करें तो बड़े वाले क्वेश्चंस में तो आपके पूरी पाचन प्रक्रिया आ सकती है, तो आपको वो पूरी याद रखनी है। छोटे क्वेश्चन की बात करें तो जो इसके अंग हैं उनके बारे में छोटा छोटा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अगर हमसे पूछ लिया छोटी आंत्र का वर्ग की पूछ लिया या सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो इससे सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। मेन जो हमें याद रखना है वो इसकी प्रोसेस है और इससे रिलेटेड जो एंजाइम है वो हमें याद रखने हैं, वो किस पीएच पे काम करते हैं वो हमें याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। पाचन हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम श्वसन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।